क्या नीट के क्वेश्चन सीबीएसई में आ सकते हैं? क्या सीबीएसई में जो एमसीक्यू है वो अलग पूछ रहा है कोई और नीट में जो पूछ रहा है वो कोई और पूछ रहा है, ऐसा कुछ है? तो ऐसा नहीं है। आपको एमसीक्यू ध्यान में रखने हैं कुछ जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, और हो सकता है उसी से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाए। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, एक बात बताओ, नीट और सीबीएसई के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो जो एमसीक्यू सीबीएसई में आ रखा है या नीट में आ रखा है वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। क्यों? क्योंकि सिलेबस तो सेम है, चैप्टर तो सेम है। तो चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं जो कि सीबीएसई 2024 में आ रखा है। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू है द टाइप ऑफ बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड बताना है जो कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉटेड लाइन कौन सी है इसमें? ये वाली है। तो डॉटेड लाइन जो है वो कौन सा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है इस वाले डायग्राम में। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या ये? पहले तो हमें इस डायग्राम को समझना होगा। ये डायग्राम क्या है? ये है फॉस्फेट, ये है सुगर और ये है बेस। और हमें ये बात पता है कि सुगर और बेस के बीच में, यानी ये डॉटेड लाइन हमें पूछा है कि कौन सा बॉन्ड है, तो हमें तो ऑटोमेटिकली पहले से पता है कि ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इसका आंसर है सी डायरेक्ट। अगर आप और भी देखेंगे बॉन्ड तो आप पाएंगे कि इसमें से कोई आंसर नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें है ही नहीं। पेप्टाइड बॉन्ड, ये प्रोटीन थोड़ी ना पेप्टाइड बॉन्ड होगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अगर दो डाइन्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में पूछते हैं तभी तो हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थोड़े ना है, ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स वाई और जेड को आइडेंटिफाई करना है इस वाले डायग्राम में। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं x को टर्मिनेटर बोलने लग जाऊं, x को टर्मिनेटर बोलने लग जाऊं, तो यहाँ पे सिग्मा कहां से आया भाई? सिग्मा थोड़ी ना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो रो फैक्टर होता है, टर्मिनेटर वाले में रो फैक्टर होता है। अच्छा, थ्योरी में ये कवर नहीं हुआ था बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सीख लेते हैं। तो रो फैक्टर जो है वो होता है फाइनल वाले में, मतलब कि टर्मिनेटर जब होता है, जब टर्मिनेट हो रही होती है प्रोसेस, तो रो फैक्टर आता है, सिग्मा थोड़ी ना आता है। तो दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर है ही नहीं। अच्छा, अब ये देखते हैं, प्रमोटर के साथ कह रहे हैं रो, ये भी पॉसिबल नहीं है। प्रमोटर के साथ तो सिग्मा होगा ना, प्रमोटर के साथ सिग्मा, प्रमोटर के साथ सिग्मा, हाँ, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। ये प्रोसेस क्या हो रही है? ये क्या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है जो डीएनए पॉलिमरेज है? नहीं, ये तो आरएनए पॉलिमरेज की जरूरत है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसीलिए। तो आंसर इज गोइंग टू बी सी, इसका आंसर है सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि नीट 2024 में आ रखा है। सवाल क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए के इज डिफाइंड प्राइमरी बाय, इसमें 3 रीजन होते हैं। हाँ जी, पता है हमें पता है 3 रीजन, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर होते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बताना है। स्ट्रक्चर जीन, हाँ होता है स्ट्रक्चर जीन। ट्रांसपोजन, ना ट्रांसपोजन तो नहीं होता। बी इंड्यूसर, इंड्यूसर रिप्रेसर कहां से आ रहा है भाई? लैक ओपन तोड़ना पड़ रहा है जो इंड्यूसर रिप्रेसर आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट द आंसर। प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन, हाँ ये आंसर है, हाँ, तो सी इज द आंसर। रिप्रेसर, ऑपरेटर, ये सब तो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, अगर डीएनए की जो लेंथ है वो 1.1 मीटर है तो उसमें अप्रोक्सीमेट बेस पेयर कितने होंगे? ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट डेटाबेस सवाल है। इसका आंसर है 3.39, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर इसका आंसर है ना। सिंपल सा है क्योंकि डेटाबेस सवाल है। अगर आपको इसको करना है ना तो आप कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, उस 1.1 मीटर को डिवाइड करना होगा 0.34 नैनोमीटर से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो एक बेस पेयर होता है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है, तो कितने बेस पेयर है वो निकालने के लिए पूरा डीएनए अपॉन में दिस, तो आ जाएगा इस तरह से आंसर। पर आप डेटा डायरेक्ट याद रखें तो वो अच्छा रहेगा। अब ये देखिए, ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5, पीक्यूआरएस को पहचानना है, और ये जो सवाल है ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। देखते ही सवाल पता लग जाना चाहिए क्या कहां से आया कहां से नहीं। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन किसमें? इसमें और इसमें है, ठीक है। तो बी भी हो सकता है, पहले तो जो नहीं हो सकता उसको हटाते हैं। तो बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन, हाँ ट्रांसक्रिप्शन सही है। फिर उसके बाद ये आर क्या है? ट्रांसडक्शन, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं ट्रांसडक्शन। प्रोटीन है, हाँ ये प्रोटीन तो है, सही कह रहे हो। प्रोटीन इसमें भी दे रखा है। ट्रांसलेशन, हाँ तो डी आंसर है इसका, सिंपल, क्योंकि ट्रांसलेशन कहते हैं ना आरएनए से प्रोटीन का बनना, और एस जो है वो प्रोटीन है, सिंपल। अगला सवाल है जो कि एज अ मैच द कॉलम आया था नीट 2024 में, बड़ा मस्त सवाल है सच्ची में, पूरा रिवीजन हो गया इसमें थोड़ा बहुत, तो अगर ध्यान से देखें तो पूरा चैप्टर एक तरह से। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपल। फिर उसके बाद जैकब और मोनार्ड ने लैक ऑपरेशन दिया था। हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड की बात करी थी। सेमी कंजर्वेटिव मोड को प्रूव करा था, ये हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, मतलब ऐसा प्यूरिन बताना जो कि डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि प्यूरिन्स कौन से होते हैं, प्यूरिन्स कौन से होते हैं और पायरिमिडीन्स कौन से होते हैं। तो प्यूरिन हमें पता है आग होते हैं, है ना, ऐसे याद कराया था, और पायरिमिडीन जो होता है वो कट होते हैं। तो प्यूरिन कौन कौन से हैं, एडेनिन, थायमिन नहीं, साइटोसिन, थायमिन नहीं, थायमिन ये सब आता ही नहीं है, एडेनिन, ग्वानिन हाँ ये तो है, लेकिन साइटोसिन ये दे रखा है नहीं, ये तो पायरिमिडीन है। तो यही आंसर हो गया। मतलब अगर ये हमसे ये भी सवाल पूछते हैं ना कि प्यूरिन क्या है, तब भी आंसर यही होता, पर चूंकि इन्होंने पूछा कि प्यूरिन फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तब भी आंसर यही है। क्योंकि एक बात बताओ, बाकी सब ऑप्शन में जो इन्होंने दे रखा है वो क्या प्यूरिन है, उसमें तो कुछ पायरिमिडीन भी दे रखे हैं ना, इसीलिए। इट है अनइक्वोकल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो एवरी मैकुलेट मैककार्टी ने ऐसा किया था नहीं, उन्होंने तो डीएनए आरएनए और प्रोटीनेज एंजाइम की मदद से एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने नहीं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करा था। विल्किंस फ्रैंकलिन नहीं, उन्होंने तो 3D मॉडल जो एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा था डीएनए का वो दिया था। तो इसका आंसर हार्शे एंड चेस है, ये पहले से टिक लगा हुआ है, हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट इसका आंसर है, जो कि एक्सपेरिमेंट किया था ना हार्शे और चेस ने, उसकी वजह से ये चीज प्रूव हुई थी। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ये बैक्टीरिया में पहली बार हुआ था, वो भी एस्चीरिया कोलाई में, ठीक है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय, अगर आपने जो थ्योरी लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रेप्लिकेशन के दौरान जो ये सेगमेंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे, इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। अगर तो इसको कैसे ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं डीएनए लाइगेज की मदद से। क्वेश्चन नंबर 11 है इंट्रॉन्स यूजलेस सीक्वेंस होते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं नॉन कोडिंग, कुछ होते हैं कोडिंग, तो नॉन कोडिंग वाला सीक्वेंस जो होता है वो इंट्रॉन होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होता है, यूजलेस तो नहीं होते, एम्बिगुअस नहीं होते, नॉन डिजनरेट नहीं होते। अब ये एम्बिगुअस क्या होता है, एम्बिगुअस यानी शक करने लायक। क्या हम जेनेटिक कोड पे शक कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला ट्रिपल यू, तो उस पर शक होगा कि फिनाइलएलानाइन को कोड करेगा कि नहीं? अरे भाई करेगा, क्यों? क्योंकि शक नहीं कर सकते ना उस पर, तो वो फिक्स है, दैट इज फिक्स। तो ये एम्बिगुअस शक्की नहीं होते, तो ये शक्की नहीं है। नॉन डिजनरेट यानी कि इसको डिजनरेट जो है हम नहीं कर सकते हैं, डिजनरेटिव कोड नहीं होते हैं। डिजनरेशन का मतलब मैंने थ्योरी लेक्चर बताया, अगर आप थ्योरी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 13 है टेक्निक इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? तो VNTR टेक्निक जो है वो इसमें यूज करी जाती है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसका तो कुछ टेक्निक है ही नहीं। सिंगल सेल प्रोटीन कहाँ से आया इसमें? SCP, ये हो ही नहीं सकता इस चैप्टर में, ये है ही नहीं। AFLP नहीं, अगर RFLP होता, RFLP यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तब एक और को हम आंसर में डाउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे VNTR क्लियरली दे रखा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो फिर किस बात का डर है? तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है इंड्यूसर इन लैक ऑपरोन। लैक ऑपरोन में इंड्यूसर क्या होता है? तो हमें पता तो है कि ग्लूकोज नहीं, गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज होता है, सिंपल। सेलुलोज भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉस्फेट इज एट। फॉस्फेट कौन से वाले पोजीशन पे होता है? 4 प्राइम, 1 प्राइम, 3 प्राइम या 5 प्राइम? मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि इन दोनों में से एक आंसर है, और आपको जो है इसका आंसर नीचे कमेंट करना है। इसका आंसर नीचे आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर ए है या बी है, ठीक है। तो आपको ये MCQ लेक्चर कैसा लगा और ये सीरीज जो है पूरी की पूरी आपको किस तरह से हेल्प कर रही है, प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.